एक अनाथ लड़की, एक पुरानी हवेली और एक ऐसा सच जिसे सालों से छुपाया जा रहा है। जब तारा ने उस हवेली में कदम रखा तो कुछ लोग डर क्यों गए? आखिर एक पुरानी तस्वीर देखकर उसकी धड़कनें तेज क्यों हो गईं? क्यों हर रात उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है? और हवेली का वो बंद कमरा आखिर किस राज की रखवाली कर रहा है? लेकिन जो दिख रहा है, क्या सचमुच वही सच है या फिर असली कहानी कहीं और से शुरू होती है? अगर आपको वो कमरा खोलने का मौका मिले तो क्या आप खोलेंगे? कमेंट में लिखिए, खोलूंगा या नहीं खोलूंगा, क्योंकि कभी कभी कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। तहखाने का राज जो सच लगेगा, शायद वही झूठ निकले। शाम की बारिश में तारा पुराने हवेली जैसे घर के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा बैग था और दिल में डर के साथ एक छोटी सी उम्मीद भी। यही पता है, चाची कमला का घर। बाबा ने कभी इसका नाम लिया था। कितना बड़ा घर है, पर इतना चुप क्यों है? फाटक हवा से चरमराया। तारा ने गहरी सांस ली, अपने बैग की पकड़ मजबूत की और बरामदे की ओर बढ़ गई। बस हिम्मत रख तारा, अब पीछे जाने की जगह नहीं है। अगर चाची ने अपना लिया तो शायद सब ठीक हो जाए। सीढ़ियों पर पानी टपक रहा था। दरवाजे तक पहुंचकर उसने हिचकते हुए दस्तक दी। कोई है? चाची, मैं तारा हूँ। मैं अनाथालय से आई हूँ। भीतर कुछ खिसकने की आवाज आई, जैसे लंबे समय से बंद घर अचानक किसी को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने कमला खड़ी थी। उसकी नजर तारा के चेहरे पर नहीं, उसके बैग और कपड़ों पर पहले गई। तुम तारा हो? जी, मैं तारा। देर हो गई। बारिश का बहाना सब बना लेते हैं। रास्ता थोड़ा रहने दो, अब यही घर है। कमला की आवाज में अपनापन नहीं था, बस एक ठंडा निर्णय था। तारा ने सिर झुका लिया और अंदर कदम रखा। जी चाची। जूते बाहर उतारो, यहाँ कीचड़ मत फैलाना। जी। बैग में क्या है? बस 2 जोड़ी कपड़े और पापा की पुरानी डायरी। हाँ, सामान कम हो तो बोझ भी कम रहता है। मैं काम कर दूंगी चाची, आपको तकलीफ नहीं दूंगी। देखेंगे। इस घर में हर किसी को अपनी जगह समझनी पड़ती है। दालान लंबा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और हर कदम पर फर्श धीमे से कराहता था। हॉल में घुसते ही तारा ने चारों ओर देखा। घर में रहने की जगह थी, पर घर जैसा सुकून कहीं नहीं था। रघु, खड़ी खड़ी क्या देख रहे हो? उसका बैग ऊपर रखाओ। जी मालकिन। नहीं, मैं खुद ले जाऊंगी। जो कहा है वही होगा। बिटिया दीजिए, मैं रख देता हूँ। धन्यवाद। रघु की आवाज कमला से अलग थी। उसमें कठोरता नहीं, हल्की सी दया थी। तारा ने पहली बार थोड़ा सहज महसूस किया। भूख लगी है? थोड़ी। रसोई में जो बचा है वही मिलेगा। यहाँ किसी के लिए अलग से कुछ नहीं बनता। मुझे जो भी मिलेगा ठीक है। ठीक होना ही चाहिए। मालकिन, ऊपर वाला कमरा साफ करवा दिया है। अच्छा, खिड़की बंद है ना? जी, पर पुरानी कुंडी ढीली है। उसे आज ही ठीक कर देना। क्या ऊपर बहुत हवा आती है? सवाल कम किया करो। नए लोग पहले देखते हैं फिर बोलते हैं। कमला की हर बात में जैसे कोई छिपा हुआ डर था, जिसे वह आदेशों के पीछे छिपा रही थी। चलते चलते तारा की नजर दीवार पर टंगी एक धुंधली तस्वीर पर अटक गई। अगले ही पल बिजली चमकी और चेहरा साफ दिखा। बाबा, ये तो मेरे पिता हैं। आगे बढ़ो। पुरानी तस्वीरों के सामने खड़े रहने से कोई लौट कर नहीं आता। उनकी तस्वीर यहाँ क्यों है? क्योंकि ये उनका भी घर था। कभी उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि घर इतना बड़ा है। बहुत सी बातें उन्होंने तुम्हें नहीं बताई होंगी। तारा तस्वीर के करीब गई। फ्रेम पर धूल जमी थी, पर पिता की आंखों में वही अपनापन था
जो उसे धुंधली यादों में मिलता था। क्या बाबा यहाँ रहते थे? रहते थे, फिर चले गए। क्यों? हर सवाल का जवाब पहले दिन नहीं मिलता। मालकिन, बच्ची थकी हुई है, पहले उसे आराम करने दीजिए। मुझे कब क्या करना है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। चाची, क्या बाबा कभी वापस आए थे? नहीं, और अब ये बात यहीं खत्म। कमला ने नजर फेर ली, लेकिन तारा ने साफ देखा उस एक पल में चाची के चेहरे पर सिर्फ कठोरता नहीं, बेचैनी भी थी। रघु तारा को ऊपर ले जा रहा था। सीढ़ियों के बीच एक बंद दरवाजा था, जिसके नीचे से हल्की ठंडी हवा आ रही थी। रघु काका, इस कमरे में कौन रहता है? कोई नहीं बिटिया, वो कमरा बंद ही रहता है। हमेशा से? हाँ, जितना मैंने देखा है। फिर अंदर से आवाज कैसी आई? पुराना घर है, लकड़ी बोलती रहती है। उसी समय भीतर से बहुत हल्की सी खनक सुनाई दी, जैसे कोई छोटी धातु की चीज गिरकर रुकी हो। आपने भी सुना ना? तुमने कुछ नहीं सुना, समझी? पर क्यों? क्योंकि इस घर में कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। रघु, उसे कमरे तक पहुंचाया या रास्ते में कहानियां सुना रहे हो? अभी लाया मालकिन। चाची, उस कमरे में? उस कमरे की तरफ देखना भी मत। जी। तारा ने सिर तो हिला दिया, पर उसकी आंखें उस बंद दरवाजे से हट नहीं रही थीं। कमरा छोटा था पर साफ था। खिड़की के शीशे पर बारिश की बूंदें लगातार फिसल रही थीं, जैसे बाहर की दुनिया अभी भी उसे पुकार रही हो। यही तुम्हारा कमरा है। सुबह जल्दी उठना, यहाँ आलस नहीं चलता। जी चाची। नीचे बिना बुलाए मत आना, और रात में कमरे से बाहर निकलने की आदत हो तो भूल जाओ। क्या रात में कुछ होता है? मैंने जो कहा वही याद रखो। बिटिया, पानी यहाँ रख दिया है, अगर कुछ चाहिए हो तो सुबह बता देना। धन्यवाद रघु काका। और हाँ, अपने पिता की तरह बेवजह चीजों में टांग मत अड़ाना। पापा कैसे थे? बहुत सवाल पूछते थे, उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। इतना कहकर कमला चली गई। दरवाजा बंद हुआ और उसके जाते ही कमरे की खामोशी और गहरी लगने लगी। पापा, आपने मुझसे क्या छिपाया था? और चाची मुझसे क्या छिपा रही है? तभी बाहर गलियारे में किसी के धीमे कदमों की आहट हुई। फिर वही धातु जैसी खनक, इस बार पहले से साफ। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। तारा धीरे से खिड़की के पास गई, फिर दरवाजे की ओर मुड़ी। उसकी नजर फर्श पर पड़ी एक छोटी पुरानी चाबी पर टिक गई। चाबी यहाँ कैसे आई? तारा ने कांपते हाथ से चाबी उठाई। बाहर बिजली चमकी और उसी पल गलियारे के अंत में बंद कमरे का हैंडल अपने आप हिलता दिखा। उस कमरे में सच में कुछ है। तारा ने चाबी कसकर पकड़ ली। डर अभी भी था, लेकिन अब उसके भीतर एक नया संकल्प भी जाग चुका था। कल सुबह से पहले वह जानना चाहती थी कि इस हवेली में क्या छिपा है। बत्ती बुझते ही कमरा एकदम काले कुएं जैसा लगने लगा। तारा ने चाबी और मुड़ी हुई चिट्ठी को मुट्ठी में कस लिया, फिर घबराकर बिस्तर के नीचे सरक गई। हे भगवान, अभी कोई अंदर आया तो? उसके कान दरवाजे की दिशा में टिके थे। बाहर गलियारे में वही धीमे कदम फिर सुनाई दिए, जैसे कोई जानबूझकर बिना आवाज किए चल रहा हो। मुझे शांत रहना होगा, बस शांत। तारा ने अपनी सांसें रोकने की कोशिश की। उसकी उंगलियां चिट्ठी के कागज को इतना दबा रही थीं कि वह हल्का सा चरमराने लगा। ये चिट्ठी, शायद इसी के लिए कोई आया है। दरवाजे का कुंडा बहुत धीरे से हिला, फिर लकड़ी की हल्की चरमराहट के साथ दरवाजा खुला और अंधेरे में किसी की परछाई कमरे के भीतर आई। कौन? कमला चाची है क्या? तारा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। बस साड़ी के पल्लू की सरसराहट सुनाई दी।
अब तारा को साफ समझ आ गया कि कमरे में कमला आई है। उसके कदम सीधे अलमारी तक गए, फिर मेज, फिर दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर के पास रुक गए। अभी यही थी, मैंने यही रखी थी। चाची क्या ढूंढ रही हैं? कमला ने तस्वीर को थोड़ा टेढ़ा किया और उसके पीछे हाथ डालकर कुछ टटोला। उसकी उंगलियां बेचैनी से लकड़ी की दीवार पर घूमती रहीं। नहीं, यहाँ भी नहीं, फिर कहाँ गई? तारा ने बिस्तर के नीचे से देखा कि कमला बार बार दरवाजे की ओर भी देख रही थी, जैसे उसे डर हो कि कोई उसे देख न ले। क्या वो चाबी ढूंढ रही है या चिट्ठी? अगर किसी ने उसे पा लिया तो सब बिगड़ जाएगा। ये सुनकर तारा का दिल और तेज धड़कने लगा। अब उसे यकीन हो गया कि हवेली में छिपी बात सिर्फ पुरानी अफवाह नहीं, कोई असली राज है। चाची मुझसे सच क्यों नहीं कह रही? कमला ने तस्वीर को वापस सीधा किया, कमरे में एक आखिरी नजर डाली और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसके चेहरे पर डर भी था और जल्दबाजी भी। सुबह होने से पहले उसे मिलना ही होगा। अगले ही पल वह मुड़ी और दरवाजे से बाहर चली गई। उसके जाते ही गलियारे की आहट फिर दूर होती चली गई। कुछ पल तक तारा वहीं जमी रही, फिर दरवाजे की ओट से एक दुबली परछाई अलग हुई। यह हरिदास था, हवेली का पुराना नौकर। बिटिया, बाहर आओ जल्दी, पर बिना शोर के। हरिदास काका, आप यहाँ? आप छिपे हुए थे? तारा धीरे से बाहर निकली। उसके कपड़ों पर धूल लग गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर से ज्यादा अब सवाल थे। डरने का समय निकल रहा है, अब समझने का समय है। तो आप जानते हैं ना इस हवेली में क्या छिपा है? थोड़ा जानता हूँ, पूरा नहीं, पर जितना जानता हूँ वो तुम्हें अभी जानना चाहिए। हरिदास ने झुककर फर्श की ओर इशारा किया। पुराने कालीन के किनारे के पास धूल में आधी छिपी एक लोहे की अंगूठी पड़ी थी। ये पहले यहाँ नहीं थी। क्योंकि इसे हमेशा छिपा कर रखा जाता था, आज किसी ने जल्दबाजी में इसे खुला छोड़ दिया है। क्या कमला चाची इसे ही ढूंढ रही थी? हाँ, और तस्वीर के पीछे जो था वो शायद इसी रास्ते का निशान था। तारा ने पहले चाबी को देखा, फिर लोहे की अंगूठी को। अलग अलग चीजें अब पहली बार एक ही रहस्य की तरफ इशारा करती दिख रही थी। काका, आपने पहले मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? क्योंकि वादा किया था, पर अब चुप रहना पाप होगा। किससे वादा किया था आपने? तुम्हारी माँ से। यह सुनते ही तारा जैसे भीतर तक हिल गई। उसकी आंखें हरिदास के चेहरे पर टिक गईं, जैसे एक ही जवाब से बरसों की धुंध हट सकती हो। मेरी माँ इस हवेली के राज जानती थी? जितना तुम सोच भी नहीं सकती, और शायद इसी कारण वो खतरे में पड़ी थी। हरिदास घुटनों के बल बैठा और उसने लोहे की अंगूठी को मजबूती से पकड़ा। तारा अनायास एक कदम पीछे हटी, फिर खुद को संभालकर उसके पास आ खड़ी हुई। जो भी नीचे है वही इस चाबी, इस चिट्ठी और तुम्हारी माँ तीनों को जोड़ता है। अगर नीचे सच है तो मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। हिम्मत रखना बिटिया, नीचे का सच सुनने से ज्यादा देखने में भारी पड़ सकता है। उसने अंगूठी को ऊपर खींचा। पहले हल्की खनक हुई, फिर फर्श के बीचों बीच लकड़ी का चौकोर पट्टा चरमराया और धीरे धीरे उठने लगा। ये कमरे के नीचे तहखाना है। पट्टा हटते ही नीचे जाती सकरी पत्थर की सीढ़ियां दिखाई दी। सीलन भरी ठंडी हवा ऊपर उठी और साथ में किसी पुराने बंद स्थान की गंध भी। यही रास्ता सालों से बंद था, जिसे छिपाना था उसे यहीं छिपाया गया। और मेरी माँ ने यही सच जान लिया था। हाँ, लेकिन नीचे जाने से पहले तुम्हें एक और बात जाननी होगी। कौन सी बात? हरिदास ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि नीचे अंधेरे से अचानक धातु के घिसटने जैसी आवाज आई। दोनों एक साथ सीढ़ियों की ओर देखने लगे। नीचे कोई है और
शायद उसे पता चल चुका है कि हम दरवाजा खोल चुके हैं। तारा ने चाबी और चिट्ठी को फिर कसकर पकड़ लिया। तहखाने के काले मुंह से आती ठंडी हवा अब सिर्फ हवा नहीं, किसी छिपे सच की चेतावनी लग रही थी। धातु की वह आवाज फिर आई, इस बार और पास से। तारा ने सांस रोकी, चाबी और चिट्ठी को सीने से लगाया और हरिदास के साथ पहली सीढ़ी नीचे उतरी। धीरे चलो, सीढ़ियां पुरानी हैं और नीचे जो भी है वो हमसे पहले से तैयार बैठा है। आपने कहा था नीचे जाने से पहले मुझे एक और बात जाननी होगी। अब बताइए। तुम्हारी माँ ने सिर्फ सच नहीं जाना था, उसने वसीयत भी देखी थी। उसी रात से सब बदल गया। मतलब माँ की मौत का रिश्ता इसी तहखाने से है? रिश्ता लालच से है बेटी। तहखाना तो बस वो जगह है जहाँ लालच छिपाया गया। नीचे पहुंचते ही एक छोटा सा पत्थर का कमरा दिखा। बीच में लकड़ी की मेज, उस पर जलता दिया और दिए की रोशनी में कमला का चेहरा। बहुत देर लगा दी तुम दोनों ने। मुझे लगा था तारा अपनी माँ की तरह आधे रास्ते से लौट जाएगी। मैं लौटने नहीं आई, मैं जानने आई हूँ कि आपने क्या छिपाया है। जो घर बचाने के लिए करना पड़ा वही छिपाया। हर सच सबके सामने नहीं रखा जाता। माँ, अब बस भी कीजिए, बात इतनी दूर नहीं जानी चाहिए थी। मयंक, तुम यहाँ हो? हाँ, और काश मैं पहले समझ जाता कि चुप रहना भी गलती का हिस्सा होता है। कमला, अब खेल खत्म करो, वसीयत तारा को दे दो। खेल? तुम इसे खेल कहते हो? मैंने इस घर को बिखरने से बचाया है। झूठ पर टिके घर बचते नहीं, बस देर से टूटते हैं। दिए की लौ छोटी थी, पर उसी से कमरे की पूरी तनी हुई हवा चमक रही थी। कमला के हाथ में वही कागज था जिसके लिए इतने सालों का डर जमा हुआ था। हाँ, वसीयत मेरे पास है और इसे मैं किसी के हाथ में यूं ही नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि उसमें सच लिखा है या क्योंकि उसमें आपका नाम नहीं है? उसमें उस आदमी का फैसला है जिसे इस घर की असली हालत कभी समझ ही नहीं आई। मालिक ने सब समझकर ही लिखा था। उन्होंने चाहा था कि संपत्ति भरोसे के हाथ में जाए, कब्जे के नहीं। भरोसा? भरोसा करके ही लोग लुटते हैं हरिदास। मैंने वही किया जो जरूरी था। जरूरी और सही एक बात नहीं होती माँ। तुम चुप रहो मयंक। तुमने जो पाया मेरी वजह से पाया, और जो खोया वो भी आपकी वजह से ही खोया। चैन, इज्जत, सच, सब। मेरी माँ ने क्या देखा था उस रात? साफ साफ बताइए। उसने मुझे ये वसीयत संदूक से निकालते देख लिया था। उसने कहा था कि सुबह होते ही सबको बता देगी। फिर मैंने उसे रोका, डराया, कहा कि सच बाहर आया तो घर टूट जाएगा, पर वो नहीं मानी। और अगले ही दिन उसकी मौत को हादसा कह दिया गया। मैंने उसे धक्का नहीं दिया था, पर हाँ, मैंने सच छिपाया। यही मेरा पाप है। इतने साल आपने मुझे मेरी ही माँ के सच से दूर रखा। यही आपका सबसे बड़ा अपराध है। तारा की नजर दिए की लौ पर टिक गई। उसे समझ आ गया कि कमला की ताकत इस कागज से कम उस डर से ज्यादा है जो उसने सबके भीतर जला रखा था। वहीं रुक जाओ तारा। एक कदम और बढ़ाया तो ये वसीयत अभी इसी लौ में जला दूंगी। आप सच को जला नहीं सकती, बस कागज जलेगा। कागज ही नहीं रहेगा तो कौन मानेगा तुम्हारी बात? मैं मानूंगा, मैं गवाही दूंगा। अब डरने का समय निकल चुका है। गवाही? इतने साल कहाँ थी तुम्हारी हिम्मत? वहीं दबी थी जहां ये तहखाना बंद था। आज दोनों खुल गए हैं। माँ, कृपा करके ये मत कीजिए, अभी भी रुक सकती हैं। तुम लोग मुझे खलनायिका बना रहे हो, जबकि मैंने सिर्फ अपना हिस्सा मांगा था। हिस्सा मांगा नहीं, छीना था, और आज वो लौटेगा। कमला ने वसीयत को दिए के और पास किया। लौ की पीली चमक कागज के किनारे पर थरथराई। उसी पल तारा ने गहरी सांस भरी। माँ के लिए और सच के लिए। तारा ने हिम्मत करके जलती लौ पर तेज फूंक मारी।
दिया एक झटके में बुझ गया। कमरे में हल्का धुआं फैल गया और सब कुछ एक पल के लिए धुंधला हो गया। नहीं, अभी धुएं और अंधेरे के उस छोटे से पल में वर्षों की चुप्पी टूट गई। मयंक आगे बढ़ा, कमला के हाथ से वसीयत झटके से छीनी और 2 कदम में तारा के सामने आ खड़ा हुआ। तारा, लो, ये तुम्हारा हक है, इसे अब कोई नहीं छिपाएगा। मयंक, तू भी मेरे खिलाफ? गलत के साथ नहीं, कभी नहीं, चाहे वो मेरी अपनी माँ ही क्यों ना हो। मयंक की आवाज टूट गई, उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। पहली बार कमला के चेहरे पर वह कठोर यकीन नहीं था जिससे वह सबको दबा देती थी। मैंने तुम्हारे लिए किया था सब, तुम्हारे भविष्य के लिए। नहीं माँ, आपने मेरे नाम पर अपना डर बचाया। भविष्य सच से बनता है, झूठ से नहीं। सुन लिया तुमने कमला, जिसे ढाल बनाकर तुम खड़ी थी वही अब सच के साथ है। आपने मुझे अनाथ होने के बाद भी अकेला रखा, पर आज मैं अकेली नहीं हूँ। तुम लोग समझते नहीं, सच बाहर आया तो लोग थूकेंगे इस घर पर। लोग कुछ दिन बोलेंगे, लेकिन हम पहली बार सीधी नजर से जी पाएंगे। मैं गवाही दूंगा कि वसीयत आपने छिपाई थी। जो सजा होगी हम झेलेंगे, पर झूठ नहीं। तुम मुझे जेल भिजवाना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि आप रुक जाएं, पहली बार सच बोल दें, बस इतना। कमरे का अंधेरा अब उतना भारी नहीं लग रहा था। तारा ने कांपते हाथों से वसीयत खोली और हरिदास ने ऊपर से आती रोशनी को थोड़ा और भीतर आने दिया। इसमें साफ लिखा है, संपत्ति का अधिकार माँ के नाम था और उनके बाद मेरे नाम। मालिक यही चाहते थे। वे जानते थे कि तुम्हारी माँ इस घर को न्याय से संभालेगी। और मैं, मेरे हिस्से में क्या था? बस परछाई। आपके हिस्से में सम्मान हो सकता था अगर आप साथ खड़ी होती। सम्मान से पेट नहीं भरता तारा, पर लालच से आत्मा खाली हो जाती है। आपने वही सहा है इतने साल। माँ, अभी भी देर नहीं हुई, सच मान लीजिए। मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन झूठ के साथ नहीं। अगर मैं मान लूं तो क्या सब पहले जैसा हो जाएगा? नहीं, पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन बेहतर हो सकता है। यही सच की कीमत है। पाप छिपाने से हल्का नहीं होता, स्वीकार करने से रास्ता खुलता है। कमला ने पहली बार नजरें झुका ली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वह अब आदेश देने वाली स्त्री नहीं, अपने ही फैसलों के बोझ तले बैठी एक थकी हुई इंसान लग रही थी। हाँ, मैंने वसीयत छिपाई, मैंने झूठ बोला, मैंने तुम्हारी माँ के सच को दबाया, और अब जो सही है वही होगा। मैं सबके सामने मानूंगी। जब वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए, तब बाहर भोर उतर रही थी। रात का अंधेरा पूरी तरह गया नहीं था, पर उजाला साफ दिखने लगा था, जैसे घर भी उनकी बात सुन रहा हो। तारा, वसीयत तुम संभालो। अब इसे छिपाने की नहीं, पढ़कर सुनाने की जरूरत है। मैं इसे सिर्फ अपने हक के लिए नहीं रखूंगी, माँ का नाम साफ करने के लिए रखूंगी। और मैं गवाही दूंगा कि इतने साल जो दबा रहा वो आज सामने आ गया। अगर तुम चाहो तो मुझे अभी छोड़कर जा सकते हो। शायद मैं इसी लायक हूँ। नहीं, सच सजा देता है, पर इंसानियत छोड़ता नहीं। आपको अपने किए का सामना करना होगा। हम भागेंगे नहीं, गांव के सामने, परिवार के सामने, सब कहेंगे आज ही। मैं डर रही हूँ बहुत। मैं भी डर रही हूँ। फर्क बस इतना है कि आज मैं डर कर चुप नहीं रहूंगी। तारा ने आंगन में खड़े होकर उगती रोशनी की तरफ देखा। उसे लगा उसकी माँ की चिट्ठी, वह पुरानी चाबी और ये लंबी रात सब उसे इसी पल तक लाए थे। चलो, सच को जितनी देर रोको उतना ही वो भारी होता है। अब नहीं रुकेगा, आज सच जीतेगा। चारों आगे बढ़े। पीछे तहखाने का दरवाजा खुला रह गया, जैसे घर ने भी तय कर लिया हो कि अब कोई अंधेरा बंद नहीं रखा जाएगा।